नमस्कार, मैं अविनाश रंजन गुप्ता आप सभी का अपने चैनल पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने वाले हैं प्रयोजनमूलक हिंदी के बारे में। प्रयोजनमूलक हिंदी को अंग्रेजी में पर्पसफुल हिंदी कहते हैं। ये पाठ भाषा विज्ञान के अंतर्गत भी आता है और कार्यालय हिंदी के अंतर्गत भी आता है। इस वीडियो में हम लोग प्रयोजनमूलक भाषा या प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रासंगिकता, उसके प्रयोग क्षेत्र, उसकी शब्दावली तथा ऐसे ही अनेक महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं प्रयोजनमूलक हिंदी पर एक विस्तृत अध्ययन। सबसे पहले हम लोग इस बात पर विचार कर लेते हैं कि प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की जरूरत क्या है। आपके मन में प्रश्न उठ सकता है कि प्रयोजनमूलक हिंदी को जानने की जरूरत क्या है। आप हिंदी को पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, उसमें रचित साहित्य को रुचि से पढ़ते हैं, ऐसे में तो आपका भाषा ज्ञान पर्याप्त है। ऐसी स्थिति में प्रयोजनमूलक हिंदी आपके लिए क्यों प्रासंगिक है, क्यों आवश्यक है। देखिए, आप भाषा को पढ़ना जान रहे, लिखना जान रहे हैं और उस भाषा के साहित्य को पढ़कर आप विविध भाव भंगिमाओं से परिचित भी हो सकते हैं। लेकिन ये साहित्य जो है वो भाषा का एक पक्ष है। भाषा का एक दूसरा पक्ष भी होता है जिसका प्रयोग हम लोग सामाजिक क्रियाकलापों में करते हैं। उसका सामाजिक व्यवहार होता है और विभिन्न प्रकार के सामाजिक क्रियाकलापों में हम लोग प्रयोजनमूलक भाषा का ही प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए, यदि आप वाणिज्य के विद्यार्थी होंगे, वाणिज्य कहने का मतलब है कॉमर्स, यदि आप कॉमर्स के विद्यार्थी हैं तो आपको यह जानना आवश्यक होगा कि प्राप्त होने वाली और अदा की जाने वाली, अर्थात आपने जितने भी कैश रिसीव किए और जितना भी कैश आपने पे किया, उस धन राशियों के हिसाब किताब को लेखाकरण कहते हैं, अर्थात अकाउंट्स मेंटेनेंस कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं। इसी तरह जिस चेक को बैंक भुगतान करने से इनकार करता है उसे अस्वीकृत चेक कहा जाता है। इसी क्रम में देखिए, यदि आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं, अर्थात सोशल साइंस के विद्यार्थी हैं और आपके सामने दो शब्द हैं, राष्ट्रीयता और राष्ट्रवाद। ये दोनों शब्द राष्ट्र शब्द से ही बने हैं, लेकिन इन दोनों के बीच का अंतर आपको पता होगा, तभी आप विषय को भली भांति समझ सकेंगे। यदि आपको क्रिकेट मैच का आंखों देखा हाल सुनाने का कार्य सौंपा जाता है तो जैसे ही आप इस जिम्मेदारी को संभालेंगे, तुरंत ही आपको ज़रूरत होगी कि क्रिकेट खेल की तकनीकी शब्दावली और इस विषय की बातचीत का मुहावरा आपको पता हो। तो जैसे ही आप क्रिकेट से जुड़े जितने भी टेक्निकल वर्ड्स होंगे, इसके मुहावरे होंगे, इसके बारे में जब आप पता लगाते हैं तो इसी विशिष्ट शब्दावलियों का ज्ञान ही प्रयोजनमूलक हिंदी कहलाता है। तो ये बात इन तीन उदाहरणों से पुष्ट हो जाती है कि अगर आप हिंदी भाषा का ज्ञान रखते हैं, पढ़ना लिखना जानते हैं, बावजूद इसके आपको प्रयोजनमूलक हिंदी का ज्ञान भी अवश्य रखना चाहिए। अब हम लोग आते हैं भाषा के अर्थ में प्रयोजन का क्या अर्थ है। प्रयोजन, देखिए, प्रयोजन शब्द से तात्पर्य है कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य। याद रखिएगा, प्रयोजन का अर्थ हुआ कोई उद्देश्य अथवा लक्ष्य। इसी आधार पर प्रयोजनमूलक भाषा का तात्पर्य किसी प्रयोजन विशेष के लिए इस्तेमाल होने वाली भाषा से होता है। अर्थात जब आप विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं विचारों के आदान प्रदान के लिए, तो उस भाषा को हम लोग प्रयोजनमूलक भाषा कहते हैं और ये प्रयोजन विशेष अर्थात क्षेत्र विशेष के लिए ही लागू होता है। अब हम लोग प्रयोजन शब्द का अर्थ कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आप जानते हैं कि दैनंदिन जीवन में हमारी विभिन्न भूमिकाएं रहती हैं, जैसे पारिवारिक भूमिका, व्यावसायिक भूमिका, सामाजिक भूमिका। तो हम लोग जिन जिन भूमिकाओं में रहते हैं उसी के हिसाब से हम अपना भाषा व्यवहार बदलते रहते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, जब हम एक पिता की भूमिका निभा रहे होते हैं तो हमारा भाषा व्यवहार बच्चों के प्रति अलग होता है। जब हम पति की भूमिका निभा रहे होते हैं तो हमारा भाषा व्यवहार अलग होता है।
पड़ोसी की भूमिका, बेटे की भूमिका और दोस्त की भूमिका भी जब हम निभाते हैं तो हमारा भाषा व्यवहार इन चारों से अलग हो जाता है। जब हम स्वयं सेवी का काम करते हैं अर्थात वॉलंटियर का काम करते हैं तो हमारा भाषा व्यवहार अलग होता है। हम लोग अंकल की या चाचा की भूमिका में, भाई की भूमिका में हमारा भाषा व्यवहार अलग होता है। ठीक उसी प्रकार जब हम अपने कार्य क्षेत्र में होते हैं तो हमारी भाषा बड़ी ही परिनिष्ठित, मानक या टकसाली या स्टैंडर्ड भाषा होती है। तो इस तरीके से देख रहे हैं एक व्यक्ति को अपने पूरे जीवन काल में तरह तरह की भूमिकाएं निभानी पड़ती हैं और जब वो उन भूमिकाओं का निर्वहन कर रहा होता है तो वो उस भूमिका के अनुरूप ही शब्दों का प्रयोग करता है, भाषा का प्रयोग करता है और इसे ही हम लोग कहते हैं प्रयोजन। अब देखते हैं प्रयोजनमूलक भाषा का अन्य नाम क्या है। देखिए, जीवन के विविध क्षेत्रों में व्यवहार में लाए जाने वाले भाषा रूप के कारण प्रयोजनमूलक भाषा को व्यावहारिक भाषा भी कहा जाता है। याद रखिएगा, व्यवहार में लाते हैं इसीलिए इसे व्यवहारिक भाषा भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसके लिए फंक्शनल लैंग्वेज का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, प्रयोजनमूलक भाषा का विकास क्षेत्र क्या है? देखिए, जैसे जैसे नए नए क्षेत्रों में भाषा का प्रयोग बढ़ता है वैसे वैसे भाषा में उन क्षेत्रों के अनुरूप प्रयुक्तियां विकसित होती हैं। इन प्रयुक्तियों से ही भाषा का प्रयोजनमूलक स्वरूप निर्धारित होता है। अब आपके मन में प्रश्न उठा होगा कि प्रयुक्ति क्या है। प्रयुक्ति शब्द प्रयुक्त से बना है। प्रयुक्त अर्थात जहां हम लोग किसी चीज का व्यवहार बार बार करते हैं। प्रयुक्त शब्द का अर्थ है बार बार प्रयोग में लाया हुआ, यानी लगातार प्रयोग किया जाने वाला भाषा का जो रूप जिस क्षेत्र में लगातार प्रयुक्त होता है उस क्षेत्र विशेष की प्रयुक्ति कहा जाता है। हिंदी में यह शब्द अंग्रेजी के रजिस्टर शब्द के पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है। मान लीजिए हम लोग विज्ञान के छात्र हैं और विज्ञान के क्षेत्र में हम लोग बार बार एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक जो है, अगर हम लोग इसका प्रयोग विज्ञान के क्षेत्र में बार बार कर रहे हैं तो ये प्रयुक्ति बन जाएगी विज्ञान का क्षेत्र और ये शब्द बन जाएगा वहाँ का प्रयोजनमूलक भाषा या प्रयोजनमूलक हिंदी का एक रूप। इसे हम लोग और विस्तृत तरीके से समझ लेते हैं। यहाँ ये देखिए, प्रयुक्ति की आवश्यकता क्या है। देखिए, शब्दों के अर्थ विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न होते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, एक शब्द है पद। तो ये पद शब्द कविता में छंद विशेष के लिए प्रयुक्त होता है। आम बोलचाल की भाषा में इसका अर्थ पैर है और व्याकरण में इसका अर्थ अभिव्यक्ति से है, एक्सप्रेशन। और प्रशासनिक क्षेत्र में, एडमिनिस्ट्रेटिव क्षेत्र में इसका अर्थ है ओहदा, डिजिग्नेशन। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं शब्द एक है लेकिन जैसे जैसे उसके प्रयुक्ति क्षेत्र, अगर साहित्य का प्रयुक्ति क्षेत्र है तो छंद विशेष, आम बोलचाल की प्रयुक्ति क्षेत्र है तो पैर, ग्रामर का प्रयुक्ति क्षेत्र है तो अभिव्यक्ति और एडमिनिस्ट्रेटिव का प्रयुक्ति क्षेत्र है तो डिजिग्नेशन। इसलिए हम लोगों को प्रयुक्ति की आवश्यकता महसूस होती है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अंग्रेजी का एक शब्द है सेल। तो देखिए, पशुओं या पौधे का लघुत्तम सजीव अंश, जिसे हम लोग हिंदी में कोशिका कहते हैं और अंग्रेजी में कहते हैं सेल। सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आवर बॉडी। जेल या पुलिस थाने में कैदी को रखने की कोठरी जो होती है उसे भी हम लोग सेल कहते हैं। और रसायनों की प्रक्रिया या प्रकाश आदि द्वारा विद्युत उत्पन्न करने वाला यंत्र, उसे हम लोग सेल कहते हैं। जैसे बैटरी को भी हम लोग सेल कहते हैं। तो यहाँ शब्द एक है लेकिन इसके प्रयोग जो है 3 क्षेत्रों में अलग अलग है और वो भी एकदम सटीक। तो ऐसे स्थिति में हम लोगों को प्रयुक्ति की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा, प्रयुक्ति के क्षेत्र क्या क्या है? देखिए, तो प्रयुक्ति के कुल 9 क्षेत्र हैं। सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी में प्रयुक्ति, साहित्यिक हिंदी में प्रयुक्ति, वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में प्रयुक्ति, वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र में प्रयुक्ति, कार्यालयी हिंदी या कार्यालयी प्रयुक्ति, उसके बाद देखिए विधि के क्षेत्र में प्रयुक्ति, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में प्रयुक्ति, संचार माध्यमों में प्रयुक्ति, विज्ञापन के क्षेत्र में प्रयुक्ति। यहाँ याद रखिएगा, ये जो प्रयुक्ति है ये विशेष रूप से हम लोग हिंदी भाषा से जुड़े शब्दों को लेकर कर रहे हैं, इसीलिए आप इसे विधि के क्षेत्र में हिंदी या प्रयोजनमूलक हिंदी के रूप में भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी। देखिए, सामान्य व्यवहार या बोलचाल में जब हम खाने पीने या रीति रिवाज या किसी
अन्य विषयों के बारे में बात करते हैं तो कभी कभी विशेष शब्दावलियों का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, नॉर्मली हम लोग व्यवहार की भाषा में या बोलचाल की भाषा में प्रयुक्ति या विशिष्ट शब्दावलियों का प्रयोग नहीं करते, लेकिन कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे मान लीजिए हम लोग खाने पीने की बात कर रहे हैं या रीति रिवाजों के बारे में बात कर रहे हैं, तो जैसे रसमलाई, पेठा, तो ये एक तरीके का विशिष्ट शब्द है जो किसी विशिष्ट चीज को इंगित करता है, उसकी तरफ इशारा करता है। उसी प्रकार देखिए, रीति रिवाजों से या पूजा पाठ से जुड़ा कोई टर्म जैसे गंगा जल, रोली, अक्षत, ये सब जो है ये सामान्य व्यवहार या बोलचाल की हिंदी में भी हम लोग प्रयुक्तियों का प्रयोग करते हैं। उसके बाद देखते हैं हम लोग साहित्यिक हिंदी। देखिए, साहित्य का संबंध हमारे जीवनानुभवों और संवेदनाओं से होता है। उसमें मस्तिष्क और हृदय यानी बुद्धि और भावना दोनों पक्षों का समावेश होता है। मध्यकालीन हिंदी भक्ति साहित्य को दर्शन की शब्दावली ने प्रभावित किया था। जैसे देखिए, निर्गुण, सगुण, ब्रह्म, जीव, माया, मुक्ति, तो ये जितने भी शब्द है, इन शब्दों का प्रयुक्ति क्षेत्र साहित्यिक हिंदी है। ये शब्द का प्रयोग नॉर्मली हम लोग साहित्य के क्षेत्र में करते हैं, तो ये शब्द जो है स्पेशली विशेष रूप से साहित्यिक प्रयुक्ति क्षेत्र में ही प्रयोग में लाए जाते हैं और इसके कुछ विशेष अर्थ होते हैं। इसे ही हम लोग कहते हैं साहित्य के क्षेत्र में प्रयुक्ति। अब हम लोग देख लेते हैं वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में हिंदी या उसका प्रयुक्ति क्षेत्र। देखिए, वाणिज्य और व्यापार का क्षेत्र सचमुच बड़ा ही व्यापक और महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। इसका संबंध समाज के सभी वर्गों के सभी व्यक्तियों से होता है। दूसरी ओर इसका विस्तार भी जो है वो किसी भाषा भाषी क्षेत्र तक सीमित न रहकर ये अंतर्देशीय भी हो सकता है और अंतर्राष्ट्रीय भी हो सकता है, अर्थात इनलैंड भी हो सकता है और इंटरनेशनल भी हो सकता है। इसीलिए इस क्षेत्र की शब्दावली और बात कहने का ढंग काफ़ी हद तक परंपरागत होता है, ट्रेडिशनल होता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, लेखाकरण प्रणाली द्वारा समस्त वित्तीय कार्य व्यापारों को लेखा बहियों में रिकॉर्ड कर लिया जाता है। लेखाकरण में दर्ज सारे लेन देन, बिल बीजक, रसीद, कैश मेमो आदि के रूप में लिखित प्रमाण उपलब्ध होने चाहिए। तो अब यहाँ जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है उसका प्रयुक्ति क्षेत्र है ट्रेड एंड कॉमर्स, वाणिज्य और व्यापार। और वाणिज्य और व्यापार से जुड़ा व्यक्ति इन सभी टर्म्स को बहुत अच्छे से जानता होगा, एक आम आदमी नहीं जान पाएगा। देखिए, यहाँ और एक बात ध्यान देने वाली है कि देखिए, बहियों, उसके बाद लेन देन, उसके बाद बीजक, ये जो है ये परंपरागत शब्द है, अर्थात ट्रेडिशनल वर्ड्स है। लेकिन अब वाणिज्य और व्यापार जो कि इंटरनेशनली बहुत फेमस हो चुका है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सभी लोग इससे परिचित हो गए हैं, इसीलिए इसमें देखिए बिल, कैश मेमो, रसीद जैसे शब्दों का या रिकॉर्ड ऐसे शब्दों का प्रयोग भी किया जाने लगा है। अर्थात वाणिज्य और व्यापार का जो प्रयुक्ति क्षेत्र है वो सचमुच बड़ा विस्तृत है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ये अमर उजाला में प्रकाशित एक आर्टिकल है जो नई दिल्ली 4 अक्टूबर को प्रकाशित हुआ था। शेयरों में गिरावट और रुपए में कमजोरी के बीच स्थानीय आभूषण निर्माताओं की ओर से सोने की मांग बढ़ने से सराफा बाजार में सोना 555 रुपये महंगा होकर प्रति 10 ग्राम 32,030 रुपये पर पहुंच गया। औद्योगिक इकाइयों और सिक्का निर्माताओं की ओर से लिवाली बढ़ाए जाने से चांदी 450 रुपये महंगी होकर 39,400 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। तो देखिए, यहाँ हम लोग देख रहे हैं तरह तरह के टेक्निकल वर्ड। सराफा बाजार अर्थात सोने चांदी का बाजार, औद्योगिक इकाइयाँ अर्थात इंडस्ट्रियल यूनिट्स, उसके बाद निर्माता अर्थात प्रोड्यूसर्स, लिवाली अर्थात लेना। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि वाणिज्य और व्यापार के क्षेत्र में जितने भी शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो स्पेसिफिक होते हैं और ये क्षेत्र सचमुच बड़ा व्यापक है। अब हम लोग आ जाते हैं वैज्ञानिक और तकनीकी हिंदी पर। रसायन शास्त्र का एक मूलभूत नियम कहता है कि किसी रासायनिक पदार्थ की उसके शुद्ध रूप में रासायनिक संरचना सदैव एक ही रहती है
उदाहरण के लिए पानी सदैव हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है जो 2:1 के अनुपात में संयुक्त होते हैं। पानी का अणु बनाने के लिए भार के अनुसार 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन संयुक्त होते हैं। इसे स्थिर रासायनिक संरचना का नियम कहते हैं। तो ये देख रहे हैं हम लोग साइंटिफिक वर्ड्स या टेक्निकल वर्ड्स जो है वो आम आदमी तो नहीं समझ पाएगा, लेकिन जो व्यक्ति इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है उसके लिए ये शब्दों को समझना बड़ा ही आसान होगा। यहाँ देखिए हम लोग देख रहे हैं रासायनिक अर्थात केमिकल चेंजेस होता है, यहाँ हाइड्रोजन देख रहे हैं, यहाँ अणु अर्थात एटम्स देख रहे हैं, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, संरचना। तो इस तरीके से जितने भी यहाँ शब्दों का प्रयोग हुआ है इसका प्रयुक्ति क्षेत्र क्या है? वैज्ञानिक और तकनीकी क्षेत्र। अब हम लोग आ जाते हैं कार्यालय हिंदी पर। देखिए, कार्यालय हिंदी से तात्पर्य प्रशासनिक क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी से है। प्रशासनिक अर्थात एडमिनिस्ट्रेशन के क्षेत्र से जुड़े हिंदी से हैं। और प्रशासनिक क्षेत्रों में जब भी हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है या किसी भी भाषा का प्रयोग किया जाता है तो वो टकसाली भाषा होती है, स्टैंडर्ड भाषा होती है, मानक भाषा होती है। इसमें शब्द नपे तुले होते हैं और शब्दों का प्रयोग बड़ी ही सावधानी से किया जाता है और शब्दों के प्रयोग की भी सीमा होती है। तथा हम लोग इसमें एक बात और ध्यान दे सकते हैं कि इसका जो प्रारूप होता है वो तयशुदा होता है कि इसी प्रारूप के अंदर ऐसे ही शब्दों का प्रयोग करके यहाँ लिखना है। प्रशासन का क्षेत्र चूंकि सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यालयों के कामकाज से संबंधित है, अतः इस क्षेत्र में प्रयुक्त हिंदी को कार्यालय हिंदी कहा जाता है। इसके अंतर्गत औपचारिक पत्र, फॉर्मल लेटर, सूचना, नोटिस, अधिसूचना, नोटिफिकेशन, निविदा, टेंडर, ज्ञापन, मेमोरेंडम, प्रेस विज्ञप्ति अर्थात प्रेस रिलीज, कार्यालय आदेश अर्थात ऑफिस ऑर्डर, अनुस्मारक, रिमाइंडर, अंतर विभागीय टिप्पणी अर्थात इंटर डिपार्टमेंटल नोट्स और परिपत्र अर्थात सर्कुलर, ऐसे बहुत चीज़ें आती हैं और इन सभी में मानक भाषा का ही प्रयोग होता है। अब हम लोग आ जाते हैं विधि के क्षेत्र में हिंदी। विधि अर्थात लॉ, कानून के क्षेत्र में हिंदी। विधि की भाषा बहुत ही सतर्क और सुनिश्चित होती है क्योंकि इसमें जो कुछ भी कहा जा रहा होता है उसका सीधा और उतना ही अर्थ निकलना अपेक्षित है जितना कहने वाले या लिखने वाले का आशय है। इसलिए विधि के क्षेत्र में इस्तेमाल होने वाली हिंदी में स्पष्टता और एकार्थकता नितांत रूप से आवश्यक होती है। यही कारण है कि संदर्भ विशेष के लिए निश्चित शब्द ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के तौर पर देखिए, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3 की उपधारा 4 के अनुसार केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है। इस नियम का संक्षिप्त नाम राजभाषा संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग नियम 1976 होगा। इनका विस्तार तमिलनाडु राज्य के सिवाय संपूर्ण भारत पर होगा और इन नियमों का राजपत्र में प्रकाशन होगा। देखिए, यहाँ एक टर्म आया है अधिनियम, आप यहाँ पर देख लीजिए संघ, आप यहाँ पर देख लीजिए तमिलनाडु के अलावा इसका विस्तार अन्य सभी राज्यों में होगा। फिर यहाँ देखिए राजपत्र। तो इसमें जितने भी आप देख रहे हैं धारा, जैसे आर्टिकल, उपधारा, क्लाउजेस, जो भी है ये विधि के क्षेत्र में ही इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ इसका अर्थ स्पष्ट रूप से प्रोवाइड करने के लिए यहाँ कोष्ठकों का प्रयोग भी किया गया है ताकि इसमें एम्बिग्विटी या अनेकार्थता की कोई गुंजाइश ही ना रहे। तो विधि के क्षेत्र में जब प्रयोजनमूलक हिंदी का प्रयोग किया जाता है तो बहुत ही सुनिश्चित होती है। अब हम लोग आ जाते हैं सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में हिंदी। देखिए, सामाजिक विज्ञान की भाषा की विशेषता उस क्षेत्र की विशिष्ट शब्दावली से होती है। इस क्षेत्र के अंतर्गत राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र और इतिहास आदि विषय आ जाते हैं। इनकी शब्दावलियों का और इनकी संकल्पनाओं का, विचारधाराओं का बहुत ही महत्व होता है और सामाजिक विज्ञान से जुड़े लेखों को लिखने के दौरान शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है। इसके लिए हम लोग एक छोटा सा ये वाला जो लेख है उसे पढ़ते हैं। राष्ट्रवादी इतिहास लेखन ने स्वतंत्रता संघर्ष को वैचारिक आधार प्रदान करने और साम्राज्यवाद के आर्थिक नतीजों का विश्लेषण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि राष्ट्रवाद ने अपना ध्यान बाह्य पक्ष अर्थात
भारत के साम्राज्यवादी शोषण पर ही केंद्रित किया और आंतरिक पक्ष अर्थात भारतीय समाज में विभिन्न वर्गों में पारस्परिक संघर्ष और वर्ग शोषण पर कम ध्यान दिया। इस दूसरे पक्ष पर अपनी दृष्टि को केंद्रित करने का कार्य मार्क्सवादी दृष्टि के प्रभाव के परिणाम स्वरूप हुआ और यह 1940 के दशक के बाद लगातार बढ़ता गया। इस नई दृष्टि ने ब्रिटिश शासन की आर्थिक राष्ट्रीय समीक्षा को ही शामिल नहीं किया, बल्कि इस समीक्षा को भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद तथा विश्व पूंजीवाद व्यवस्था के ढांचेगत विश्लेषण के अंतर्गत रखकर विकसित भी किया गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं एक टर्म आ रहा है पूंजीवादी, एक टर्म आ रहा है विश्लेषण, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ब्रिटिश शासन, साम्राज्यवाद, समीक्षा, उसके बाद देखिए शोषण, मार्क्सवादी, उसके बाद देखिए राष्ट्रवाद, साम्राज्यवाद। तो हम लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र में कर रहे हैं क्योंकि ऐसे शब्दों के प्रयोग से ही ये लेख जो है प्रभावी बन सकता है और सामाजिक विज्ञान का छात्र या इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग इसे अच्छे से समझ सकते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं संचार माध्यमों में हिंदी। संचार माध्यमों के मुख्यतः दो रूप हैं, पहला है पत्र पत्रिकाएं और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। तो देखिए पत्र पत्रिकाओं में क्या होता है, अधिकतर टेक्निकल वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है जिसे आम जनता समझ ही नहीं पाती, जैसे उल्टा पिरामिड शैली, इसे अंग्रेजी में इन्वर्टेड पिरामिड स्टाइल कहते हैं। ये समाचार लेखन की एक पद्धति है। उसके बाद देखिए स्तंभ लेखन, कॉलम राइटिंग, उसके बाद देखिए फीचर लेखन, 6 ककार अर्थात 5W एंड 1H, ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं जो आम जनता नहीं समझ पाती और इसका प्रयुक्ति क्षेत्र है संचार या मास कम्युनिकेशन के क्षेत्र में। उसी प्रकार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में देखिए हम लोग प्रयोग करते हैं ड्राई एंकर, अर्थात जब एंकर केवल बोलकर ही घटनाओं के बारे में बताता है तो उसे हम लोग ड्राई एंकर कहते हैं। फोन इन, देखिए जब एंकर घटनास्थल पर मौजूद संवाददाता से फोन के माध्यम से संपर्क स्थापित करता है और आम जनता को या दर्शकों को उस घटना के बारे में बताता है तो उसे हम लोग फोन इन कहते हैं। एंकर विजुअल्स कहने का मतलब है जब एंकर घटनास्थल के चित्र प्रस्तुत करता है तो उसे हम लोग एंकर विजुअल्स कहते हैं। लाइव तो हम लोग जानते ही हैं, घटनास्थल से सीधा प्रसारण, और एंकर पैकेज कहने का अर्थ होता है कि घटना से जुड़ी सारे वीडियो क्लिप्स, वहाँ पर प्रस्तुत लोगों की बातचीत और तरह तरह की चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टेक्निकल वर्ड्स होती हैं और संचार माध्यमों में प्रयुक्त की जाती हैं, आम आदमी इसे नहीं समझ पाता। अब हम लोग आ जाते हैं अंतिम प्रयुक्ति क्षेत्र पर, जो है विज्ञापन का क्षेत्र। इनमें भाषा के व्याकरण पक्ष को अधिक महत्व नहीं दिया जाता। आप कोई भी विज्ञापन देखेंगे तो विज्ञापन में जो भी स्लोगन का प्रयोग किया जाता है, जो भी टैगलाइन का प्रयोग किया जाता है या कैची लाइन का प्रयोग किया जाता है, उसमें ग्रामर या व्याकरण के नियमों का अगर उल्लंघन हो भी रहा है तो ये मान्य होता है, क्योंकि वो एक ऐसा रिदम बनाना चाहता है, एक ऐसा राइम बनाना चाहता है जो लोगों की जुबान पर चढ़ जाए, उसके दिमाग पर रच बस जाए। जैसे हॉकिंस लाइए 40% ईंधन बचाइए, तो हॉकिंस अर्थात प्रेशर कुकर। उसी प्रकार देखिए बेटी छुएगी आकाश बस मौके की तलाश, हम हाथ धोएं जरूर बीमारी रहे कोसों दूर। तो इस तरीके के विज्ञापन हम लोग देख रहे हैं, चाहे वो सोशल विज्ञापन हो, सामाजिक विज्ञापन हो या वाणिज्यिक विज्ञापन हो अर्थात कॉमर्शियल ऐड हो, किसी में भी हम लोग ये तो नोटिस कर सकते हैं कि उसके व्याकरण पक्ष को थोड़ा अवहेलित ही किया जाता है। लेकिन ये भी प्रयुक्ति का एक क्षेत्र है जिसमें हिंदी का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुल 9 प्रयुक्ति क्षेत्रों के बारे में अध्ययन कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो ज़रूर अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। हम पुनः मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।